नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद 3 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे। रेलवे कल से विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू। गृह मंत्रालय ने राज्यों से प्रवासी कामगारों की आवाजाही के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सुविधाएं बहाल करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन भरा। सरकार ने कहा, देश में गर्मियों के फसलों की बुआई क्षेत्र बहुत बढ़ गया है और पोखरण परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोविड-19 महामारी से ग्रस्त देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक छूट पर चर्चा की संभावना है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति के मात्र एक सप्ताह पूर्व हो रही प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्रियों की यह बैठक आगे की रणनीति तय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान वयम राष्ट्र जागृयाम का उद्बोधन करके कोरोना रूपी महामारी के खिलाफ देशवासियों को लंबे समय तक सजग रहने को कहा था। पिछले ही महीने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक युद्ध जैसी स्थिति के मध्य में है और इस दौरान लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई सारी रियायतों की घोषणा भी की। आज होने वाली मुलाकात में कुछ राज्य सरकारों द्वारा लाल, नारंगी और हरे जोन की सीमांकन के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को संबोधित करने के उपायों पर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के एजेंडे में शामिल हैं। लॉकडाउन की घोषणा से लेकर आज तक मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली इस 5वीं मुलाकात ने केंद्र के किसी भी फैसले के निर्धारण से पूर्व राज्यों के सुझावों की समावेशी नीति को बल प्रदान किया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कल से यात्री रेलगाड़ियों की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। शुरू में 15 जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के लिए रवाना होंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट के जरिए किया जा सकेगा। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर पर कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों को फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य है और उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी। केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली से जम्मू के लिए रवाना होने वाली रेलगाड़ी कल के बजाय 13 मई को रवाना होगी। ऐसा जम्मू रेलवे स्टेशन पर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए और अधिक समय उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। प्रत्येक विशेष श्रमिक रेलगाड़ी में अब 1200 के बजाय लगभग 1700 यात्री जाएंगे। नए आदेश के अनुसार संबंधित राज्य के अनुरोध पर उस राज्य में गंतव्य स्टेशन के अलावा ये रेलगाड़ियां 3 अन्य स्टेशनों पर भी रुकेंगी। इन रेलगाड़ियों में 24 डिब्बे होंगे और प्रत्येक डिब्बे में 72 यात्री सवार हो सकेंगे। इससे पहले प्रत्येक डिब्बे में सिर्फ 54 यात्रियों की अनुमति थी। 1 मई से अब तक इन गाड़ियों के जरिए 5 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। रेलवे ने अब तक कुल 468 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई हैं। इनमें से 363 गाड़ियां अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं और 105 मार्ग में हैं।
यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन और पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। 172 गाड़ियां उत्तर प्रदेश, 100 बिहार, 30 मध्य प्रदेश, 25 ओडिशा और 22 रेलगाड़ियां झारखंड के लिए चलाई गईं। 4 गाड़ियां राजस्थान, 3 महाराष्ट्र, 2 तेलंगाना और पश्चिम बंगाल तथा 1 रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के लिए चलाई गईं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन रेलगाड़ियों में प्रवासी मजदूरों के अलावा विभिन्न राज्यों में फंसे हुए तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को भी यात्रा करने की अनुमति है। मंत्रालय ने कल से चलने वाली यात्री रेलगाड़ियों के लिए मानक चालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत सिर्फ कंफर्म ई टिकट धारक को ही रेलवे स्टेशन पर जाने की अनुमति होगी। यात्रियों की स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच की जाएगी और स्वस्थ पाए गए व्यक्तियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान मास्क पहनना आवश्यक होगा। गुजरात में फंसे छत्तीसगढ़ के 1208 प्रवासी कामगारों को लेकर पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह बिलासपुर स्टेशन पहुंची। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और विद्यार्थियों को लेकर गुजरात से आने वाली पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1200 से अधिक लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। ये लोग लॉकडाउन की वजह से गुजरात के विभिन्न स्थानों में फंसे हुए थे। यह ट्रेन अहमदाबाद से शुरू होकर गोधरा, रतलाम, बीना और कटनी होते हुए बिलासपुर पहुंची है। बिलासपुर पहुंचने के बाद सभी लोगों को स्टेशन पर सबसे पहले मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिया गया। इसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग की गई। इन सभी मजदूरों को रेलवे स्टेशन से बसों के जरिए उनके गांव और नगरों में भेजा जाएगा, जहां उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। इसके लिए करीब 60 बसों की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे बसों और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए प्रवासी कामगारों की आवाजाही के लिए उन्हें आवश्यक सहयोग दें। कैबिनेट सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ कल हुई बैठक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों और रेल पटरियों पर पैदल चलने वाले प्रवासी कामगारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। बसों और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों की आवाजाही को केंद्र सरकार की मंजूरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवासी कामगार सड़कों या रेल पटरियों पर पैदल न चलें। श्री भल्ला ने सभी चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और एम्बुलेंसों की एक से दूसरे राज्य में आसानी से आवाजाही की अनुमति देने पर भी बल दिया। उन्होंने कुछ राज्यों द्वारा निजी क्लिनिकों और नर्सिंग होम्स खोलने की अनुमति नहीं देने की खबरों पर भी चिंता व्यक्त की। श्री भल्ला ने ऐसे सभी निजी नर्सिंग होम्स और चिकित्सा केंद्रों के निर्बाध संचालन की अनुमति देने को कहा है। भारतीय रेल देश सेवा में हमेशा अग्रणी रही है। मौजूदा कोरोना संक्रमण के दौरान प्रवासी मजदूरों और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के क्षेत्र में रेलवे के प्रयासों पर दूरदर्शन समाचार ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय रेलवे के लिए बहुत चुनौती भरा है। श्री यादव ने कहा कि इस लॉकडाउन में लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में हमको जो एसेंशियल कमोडिटीज थी वो सबको पहुंचे, और एक ये बहुत बड़ी चुनौती थी। जिसके साथ साथ ये भी चुनौती थी कि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उसमें कोल की अवेलेबिलिटी रहे ताकि ये बिजली चलती रहे। तो भारतीय रेल के जो कर्मचारी थे उन्होंने 24 घंटे फ्रेट ट्रेन चलाई, जिससे कि एसेंशियल कमोडिटी पहुंचाई गई हर जगह और पावर प्लांट से कोल पहुंचाए गए। फिर हमने एक नया निर्णय लिया कि हम टाइम टेबल पार्सल ट्रेन चलाएंगे, और टाइम टेबल पार्सल ट्रेन चलाने का मकसद ये था कि जो दवा है, मेडिकल इक्विपमेंट है, इस तरह की जो चीजें हैं वो हम समय से पहुंचा सकें। उसके बाद से भारतीय रेल ने ये देखा कि जगह जगह स्टेशन पे कुछ ऐसे लोग थे जिनको खाने की दिक्कत थी, तो उनको हमने मदद करना शुरू किया, और IRCTC के साथ मिलके जो भी रेल क्षेत्र के परिसर के आसपास जो लोग भी जरूरतमंद थे उनको हमने खाना दिया। उसके बाद से हमने जो हमारा रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं उनको तैयार कराया। जो एक PPE की कमी थी हमारे यहाँ, कवरऑल, तो जल्दी जल्दी रेलवे के जो कर्मचारी अपना खुद का एक प्रोडक्शन शुरू किया, उसको हम लोगों ने टेस्ट कराया और हम अपना PPE बनाने लगे, मास्क बनाने लगे, सैनिटाइजर बनाने लगे, और इस तरह से जो एक पूरे समाज के लिए जो करना चाहिए रेलवे ने एक बिल्कुल व्यापक पैमाने पर किया।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय रेल ने श्रमिक दिवस यानी 1 मई से श्रमिक विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। भारतीय रेल ने जो 1 मई को जो श्रमिक दिवस है उस दिन से एक श्रमिक स्पेशल चलाने का निर्णय लिया और 1 तारीख से लेके आज तक हमने 350 से ज्यादा ट्रेनें चलाई। 4 लाख से ज्यादा जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई हैं उनको हमने उनके गंतव्य स्थान उनके प्रदेश में पहुंचाने का काम पूरा किया और इसके लिए जो हमारे राज्य सरकारें हैं उनके साथ एक समन्वय बना के जहां पे हमारे श्रमिक भाई रह रहे हैं और जहां उनको जाना है जिसको कि हम कहते हैं कि सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट, इनके साथ एक पूरा तारतम्य बना के और हमने ट्रेनें चलाई। श्री यादव ने कहा कि रेलवे ने यह भी निर्णय लिया कि श्रमिकों के लिए अधिक से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जाएं। रेलवे ने जो एक निर्णय लिया कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको पहुंचाएं और आने वाले दिनों में हम इसको और रैंप अप कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि कल हमने एक दिन में 80 ट्रेनें चलाई हैं। 80 ट्रेन चला के करीब 1 लाख श्रमिक भाइयों को हमने जर्नी कराई है। आने वाले दिनों में हमने अगले हफ्ते के लिए जो एक प्रोग्राम बनाया है सारे राज्य सरकारों से बात करके, वो करीब 700-800 और ट्रेनों का बनाया है। धीरे धीरे हमको प्रतिदिन 100 से ज्यादा ट्रेनें करते करते हम इसको 150-200 ट्रेनों तक पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रवासी श्रमिक भाई यात्रा करके अपने यहाँ जाना चाहते हैं उन सबको एक समयबद्ध तरीके से हम वहां पे पहुंचा सकें। श्री यादव ने कहा कि रेलवे की प्रोडक्शन इकाइयों ने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। कपूरथला और रायबरेली में काम शुरू हो चुका है। जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट हैं वो धीरे धीरे उसको हमने खोलना शुरू कर दिया है। अगर आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आरसीएफ में काम शुरू हो गया है जो कपूरथला में है और इसी तरह से जो है रायबरेली में काम शुरू होने वाला है। तो इस तरह से हम लोकल जो सिचुएशन है, बिकॉज इस समय हमारी प्राथमिकता ये है कि जो हमारे रेलवे के एम्प्लॉय हैं या और दूसरे लोग जो रेल परिसर के आसपास रह रहे हैं उनकी इससे सुरक्षा बहुत जरूरी है। सो जो हेल्थ प्रोटोकॉल है और जो भी हाइजीन प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से फॉलो करते हुए और हम धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को खोल रहे हैं, वर्कशॉप्स को खोल रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा रहे हैं और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेल का योगदान है वो पूरा पूरा रहे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे के जो भी अस्पताल हैं उनमें से 17 अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड-19 अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। जो हमारे अपने हॉस्पिटल्स थे उसमें से कुछ हॉस्पिटल जरूर हमने अपने रेलवे एम्प्लॉइज के लिए रखे हुए हैं, लेकिन करीब 50 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें से 17 हॉस्पिटल हमने पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल बनाया है और जिनको राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके हमने वो एक फैसिलिटी सप्लीमेंट की है राज्य सरकार के लिए कि ये 17 हॉस्पिटल, उसमें मुंबई का एक हॉस्पिटल है जगजीवन राम अस्पताल है और इस तरह से 17 हॉस्पिटल पूरी तरह से हमने कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं और करीब 33 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पे कि हमारे पास ये सुविधा थी कि हम एक ब्लॉक को पूरा आइसोलेट कर दें। सो उस ब्लॉक को हमने आइसोलेट करके कोविड ब्लॉक बनाया है और इस तरह से करीब 5000 से ज्यादा बेड्स रेलवे हॉस्पिटल ने अपने हॉस्पिटल से अलग एक तरह से नॉमिनेट करके कोविड हॉस्पिटल की तरह नॉमिनेट किया है और वो एक तरह से जो राज्य सरकार प्रयास कर रहे हैं उसको हमने सप्लीमेंट किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का विश्व का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत सुचारू रूप से चल रहा है। वंदे भारत अभियान का पहला चरण 7 मई को शुरू हुआ और इसके अंतर्गत 12 देशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीयों को वापस लाने की योजना बनाई गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वंदे भारत मिशन के 5वें दिन संयुक्त अरब अमारात से 2 और बहरीन से एक उड़ान आज 500 से अधिक यात्रियों को लेकर भारत आएगी। अबू धाबी से एक उड़ान हैदराबाद आनी है। दुबई से भी एक उड़ान कोच्चि आएगी जिसमें लगभग 177 भारतीय होंगे। 180 भारतीयों को लेकर बहरीन से भी एक उड़ान कोझिकोड पहुंचेगी। वंदे भारत अभियान के अंतर्गत एयर इंडिया का दूसरा विशेष विमान 118 यात्रियों को लेकर आज सुबह हैदराबाद पहुंचा। ये विशेष विमान संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को से मुंबई होते हुए हैदराबाद पहुंचा। वंदे भारत अभियान में समुद्र सेतु के तहत मालदीव से 202 भारतीयों को लेकर दूसरा जहाज कल शाम कोच्चि के लिए रवाना हुआ। जहाज की कल शाम को कोच्चि पहुंचने की योजना है।
इसके पहले नौसेना का पहला जहाज INS जलाश्व 698 यात्रियों को लेकर कल कोच्चि पहुंच गया था। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद 3 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे। रेलवे कल से विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से प्रवासी कामगारों की आवाजाही के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सुविधाएं बहाल करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा। सरकार ने कहा, देश में गर्मियों की फसलों का बुआई क्षेत्र बहुत बढ़ गया है और पोखरण परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। कोविड-19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान ये दर बढ़कर 31.1% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 20,916 लोग ठीक हो गए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 4,213 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 67,152 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 97 लोगों की मौत के साथ ही अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,206 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 के लिए अब तक 16,73,688 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 64,651 लोगों की जांच की गई। इस बीच ICMR जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है। अब तक 345 सरकारी और 131 निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है। ICMR ने गंभीर मरीजों की जांच के लिए 28 संस्थानों की भी मंजूरी दी है। पुणे को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रक्त में एंटीबॉडीज के आकलन पर आधारित एलिसा जांच किट कोविड कवच तैयार की है। ये देश में तैयार पहला परीक्षण किट है। इससे कोविड-19 जांच की गति तेज होने की आशा है। ये किट विभिन्न परीक्षण स्थलों पर प्रामाणिकता जांच में काफी सटीक साबित हुआ है। इससे लगभग 2.5 घंटे में 90 नमूनों की जांच की जा सकती है। हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागज और नोटों को सैनिटाइज करने की पराबैंगनी प्रणाली विकसित की है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस प्रणाली से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, चेक, चालान, पासबुक और लिफाफों को सैनिटाइज किया जा सकता है। केरल में कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हॉटस्पॉट जिला कासरगोड अब संक्रमण मुक्त हो गया है। इस जिले में कोविड-19 के सभी मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। केरल का कासरगोड जिला कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित था तथा राज्य में अब तक सामने आए कुल 512 मामलों में से 35% मामले इस जिले से थे। कोविड-19 से संक्रमित आखिरी मरीज के कल ठीक हो जाने से इस जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जहां एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। कासरगोड में कोरोना का पहला मामला वुहान से लौटे एक व्यक्ति में 3 फरवरी को सामने आया था। मार्च के तीसरे सप्ताह तक जिले में लगातार मामले बढ़ते रहे और ये राज्य में कोविड-19 का केंद्र बन गया। केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अलावा कासरगोड ने अपने खुद के नियम भी बनाए। इसमें गहन निगरानी, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना, हॉटस्पॉट क्षेत्रों को सील करना, जिले में ट्रिपल लॉकडाउन, स्वास्थ्य कर्मियों का घर घर जाकर गहन सर्वेक्षण करना और पृथकवास की अवधि 55 दिन तक करना शामिल है। संक्रमित व्यक्तियों को घर में भी सिर्फ एक अलग कमरे में रखने को कहा गया, जिसका स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों ने प्रतिदिन निरीक्षण किया। केरल में पहला विशेष कोविड-19 अस्पताल कासरगोड में सिर्फ 4 दिन में चालू हो गया। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कासरगोड की इस उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विदेश और देश के अन्य हॉटस्पॉट क्षेत्रों से लौटने वाले लोगों को लेकर सतर्कता जारी रखनी होगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। महाराष्ट्र में अब तक कोविड-19 के 22,171 मामले हैं और 832 लोगों की मृत्यु हो गई है। कोविड-19 के सबसे अधिक लगभग 13,564 मामले मुंबई से हैं। राज्य के गृह विभाग के अनुसार अब तक 91 पुलिस अधिकारियों और 716 पुलिसकर्मियों में भी इस वायरस की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य जाने वाले प्रवासी मजदूरों की यात्रा खर्च को वहन करने का फैसला किया है।
परिवहन राज्य मंत्री और महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष अनिल परब ने बताया कि एसटी निगम ने अपने विभिन्न डिपो के बसों से लगभग 5,000 मजदूरों को उनके परिवार समेत राज्य की सीमा तक सुरक्षित पहुंचाया है। लगभग 250 एसटी बसों ने कल नासिक, जलगांव, धुले, अहमदनगर, नागपुर जैसे विभिन्न क्षेत्रों से अपने राज्य की ओर चल पड़े इन मजदूरों को खान पान देकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अपने निवासी राज्य में लौटने की यात्रा में मदद दी। साथ ही महाराष्ट्र की ओर आने वाले लगभग 3,000 मजदूर और उनके परिवारों को भी इन बसों द्वारा अपने घर लाया गया। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी में विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ उद्योगों पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। राज्य में कोविड-19 संक्रमण और लॉकडाउन का मध्यम तथा लघु उद्योगों पर काफी असर पड़ा है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए पास जारी करने की व्यवस्था को सरल बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत आवश्यक कार्यों के लिए जिला और अंतर जिला के अंदर आवागमन के लिए कोई पास की जरूरत नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये दिशा निर्देश आज से लागू कर दिए गए हैं और ये छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दी जाएगी। अपने वाहन से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को पास जारी करने के लिए जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। बस तथा ट्रेन से दूसरे राज्यों की यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर को ही पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। अन्य राज्यों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा। यदि वह राज्य राजस्थान के एनओसी मांगता है तो संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे। इस बीच राज्य में आज 84 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 40 संक्रमित उदयपुर के हैं। उधर जोधपुर में संक्रमित पाए गए बीएसएफ के सभी 61 जवान अब ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जम्मू में फंसे यात्रियों को निकालकर करगिल के ज़ंस्कार पहुंचाने का काम सुचारू रूप से जारी है। फंसे यात्रियों को जल्द से जल्द वापस भेजने के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल ने जम्मू से ज़ंस्कार के लिए बसों की संख्या बढ़ा दी है। लॉकडाउन के पिछले 21 दिन के दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बर्फ से ढके जोजिला से करगिल तक 900 ट्रकों को सुरक्षा प्रदान की। इस मार्ग से करगिल के लगभग 1.5 लाख निवासियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। ये ट्रक आईटीबीपी की सुरक्षा में 100 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरा करते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई रखने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग कह लें वो मेंटेन करना, 2 लोगों के बीच में 2 मीटर से ज्यादा की दूरी, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर ए श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अच्छी है। एहतियाती उपाय किए जाने से अच्छे परिणाम आए हैं। दूसरे मुल्कों में ये वायरस का प्रभाव थोड़ा पहले शुरू हुआ था और हमारे यहाँ थोड़ा देर से। फिर भी अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। और अगले 2 या 4 हफ्ते में हमें परिस्थिति का पूरा विवरण मिलेगा। फिर भी आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। झारखंड में राज्य शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए आज से ऑनलाइन कक्षाएं और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहली से 12वीं तक की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है। ये ऑनलाइन कक्षाएं प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से दिन के 2 बजे तक दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल और फ्री डिश टीवी पर उपलब्ध होंगी।
फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने घरों में रहें। उन्होंने कहा है कि लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सुविधाएं बहाल करने के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। न्यायालय ने आज अपने आदेश में कहा कि समिति में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और संचार मंत्रालय के सचिव भी शामिल होंगे। ये समिति केंद्र शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट सुविधाएं बहाल करने के संबंध में दायर याचिकाओं पर विचार करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरा। ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे दूसरे व्यक्ति हैं। उद्धव अभी तक किसी सीट से निर्वाचित नहीं है तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधान परिषद या विधानसभा में सीट हासिल करना आवश्यक है। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। 14 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और चुनाव 21 मई को होना है। सरकार ने कहा है कि देश में गर्मियों की फसलों का बुआई क्षेत्र काफी बढ़ गया है। करीब 34,87,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को गर्मियों की फसलों के दायरे में लाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इस साल दलहन की बुआई लगभग 10,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई। करीब 9,57,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मोटे अनाज की बुआई हुई और 9,17,000 हेक्टेयर में तिलहन बोया गया। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। 1998 में पोखरण में आज ही के दिन परमाणु परीक्षण किया गया था। इस दिन प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों का स्मरण कर लोगों को जागरूक किया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। देश के विभिन्न भागों में इस सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के कारण देश के उत्तरी हिस्सों में इस सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा तथा पर्वतीय और मैदानी इलाकों में आंधी चलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे और तापमान 28 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा या आंधी चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने तथा आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे। रेलवे कल से विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू। गृह मंत्रालय ने राज्यों से प्रवासी कामगारों की आवाजाही के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सुविधाएं बहाल करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन भरा। सरकार ने कहा, देश में गर्मियों की फसलों का बुआई क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। और पोखरण परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।